हेलो एवरीवन, द ग्रुप में आपका स्वागत है। अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन भी हिट करना है। अब नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं जो हमारे छात्रों के साथ, जो स्टूडेंट हैं हाई स्कूल के और हायर सेकेंडरी के, और जिन्होंने अभी 9th या 8th क्लास पास किया है, उन बच्चों को लेकर के बात करने वाले हैं। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। उन घटनाओं में कोई या तो कम नंबर आने की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से कुछ बच्चों ने अपने जीवन को खत्म कर दिया, बहुमूल्य जीवन को खत्म कर लिया और अपने माँ बाप को रोता बिलखता छोड़ करके चले गए। कारण सिर्फ बहुत छोटे छोटे से थे। एक बच्चे ने अभी अपने सिटी सेंटर क्षेत्र में ही अपनी बालकनी से फांसी लगा करके, लटक करके उसकी डेथ हो गई थी। बिमसर हिल्स के पास का आसपास का मामला है, और कारण सिर्फ इतना था कि उसके एक सब्जेक्ट में नंबर बेहद कम आए थे और वो ये कह नहीं पा रहा था अपने घर वालों से कि मेरे नंबर कम आए हैं। ये ऐसा ज्वलंत विषय है जिस विषय पर हर साल बात होती है, हर लगातार बात होती है। इसके बावजूद उस बात को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। मेरे साथ आज एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो लगातार मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और खास करके आत्महत्या जैसे ज्वलंत विषय पर उनका जो समझाने का तरीका है वो बेहद अच्छा है। शासकीय सेवक हैं, वर्तमान में अतिरिक्त जिला पंचायत सीओ शिवपुरी के पद पर पदस्थ हैं। नाम ब्रह्मेंद्र गुप्ता है, और हम उनके पास आए हैं इस विषय पर जानने के लिए कि ये जो विषय है, इस विषय को लेकर के हम लोगों के बीच कैसे पहुंचे और क्या किया जाए जिससे कि उन बच्चों के माता पिता और बच्चे मानसिक रूप से मजबूत हो सकें, ताकि पढ़ाई का जो फीवर है, पढ़ाई का जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से निजात मिल सके। और मैं हूं धर्मेंद्र त्रिवेदी, द ग्रिप न्यूज के लिए। और अब हम सीधे चलते हैं, ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी से परिचय कराते हैं आपका। तो ब्रह्मेंद्र जी, जो विषय हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा विषय है जिस विषय पर बहुत सारी बात होना चाहिए। अभी बहुत कम बात होती है इस सब्जेक्ट पर। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे द ग्रिप न्यूज़ चैनल पर आमंत्रित किया है, और मैं आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। जो मुद्दा आपने आज उठाया है वो बहुत ही ज्वलंत है और सामयिक भी है, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी जल्दी स्ट्रेस में वो आ जाते हैं कि अपने बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। मैं भी चाह रहा था बहुत दिन से कि इस मुद्दे पर आपसे बात करूं, और जब भी आप विश्वास कीजिएगा, जब भी अखबार में इस तरह का कोई समाचार आता है तो कई बार को मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मर रहे हैं, उनके साथ मैं भी मर रहा हूं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। जी, तो ये जो विषय है, मतलब ये जो बच्चों के दिमाग पर इस तरह की जो प्रेशर आता है, इस प्रेशर की क्या वजह हो सकती हैं, उनका क्या निदान हो सकता है? जो मुझे लगता है इस प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में और हमारे परिवारों के अंदर एक ऐसा विश्वास बन गया है जो झूठा है कि यदि बच्चा अच्छे अंक नहीं लाएगा तो वो जीवन में सफल नहीं होगा। जबकि मेरा ये कहना है हमेशा से कि परीक्षाएं कुंभ का मेला नहीं है कि जो 12 साल में एक बार होती है। हर साल परीक्षा होती है। क्या हुआ जो आप इस बार असफल हो गए, अगली बार आप अच्छा करेंगे और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। लेकिन परिवार वाले इस बात को समझ नहीं पाते हैं और बच्चे दबाव में आ जाते हैं। स्कूल का इसमें कुछ योगदान हो सकता है। स्कूल से भी कुछ हद तक बच्चों के मानसिक स्तर को मजबूत किया जा सकता है, कि उनको ये समझाया जा सकता है कि कम नंबर आना हार नहीं है आपकी, दोबारा से एक लड़ाई लड़ी जा सकती है, किताबों से बात करनी है। तो इसको लेकर के आप कैसे, मतलब बच्चों के बीच में बच्चों को समझाएंगे? स्कूलों में भी कंपटीशन की भावना का ही प्रभाव रहता है, और हम उनको इस तरह से दबाव में लेते हैं बच्चों को कि एक तो कंपैरिजन करते हैं कि शर्मा जी के बच्चे के नंबर अच्छे आ गए हैं, आपके नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब आए हैं, उनके बच्चे ने आईआईटी में टॉप कर दिया, आप कुछ नहीं कर पाए, उनका बच्चा यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए, आप तो लगातार 3-4 साल से फेल हो रहे हैं। तो इस तरह से
बेचारा, एक तो वो प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर है, जो संघर्ष है लगातार लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार की तरफ से या स्कूल की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए या जो टीचर्स की तरफ से मोटिवेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और उसके कारण से बच्चा अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगता है, अकेलापन हो जाता है और उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है। त्रिवेदी जी, आप ये मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि आत्महत्या कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास उसकी जिंदगी में अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि एक आदमी को यदि एक सुई भी लग जाए तो उसको कितना दर्द होता है, और हंसते हंसते कोई भी आदमी अपनी मृत्यु को गले लगा लेता है। ये इसका मतलब ये है कि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। और हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, सब एक तरह से कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा कर रहे हैं और हम उस टेंशन को बढ़ा ही रहे हैं। उसकी बात को कोई सुनना ही नहीं चाहता है बच्चे। जी जी जी। अब इसमें एक तो ये स्कूल का पक्ष हो गया, दूसरा माता पिता का दबाव बच्चे के ऊपर जो जिस तरह से होता है, वो दबाव बच्चे के मानसिक स्तर को मजबूत करता है या कमजोर करता है? एक समय में जब छोटा रहता है बच्चा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रतियोगिता परीक्षा, मान लो वो 10th के बाद स्ट्रेस बढ़ता है, तो जो माता पिता के सपने हैं, जैसे कि मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मैं सोचता हूं कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, मैं यदि इंजीनियरिंग नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। तो इस तरह से अपने सपने जब माँ बाप बच्चे के माध्यम से जीने लगते हैं तो वहां से एक तनाव पैदा होता है। दूसरी बात एक और है, हमारे यहाँ स्कूलों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये पता चल सके कि फला बच्चा इस लायक है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, कोई भी ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि ये बच्चा साइंस में अच्छा करेगा या आर्ट्स में अच्छा करेगा, कॉमर्स में अच्छा करेगा, बायोलॉजी में अच्छा करेगा। दरअसल जब भी हम कोई भी विषय का चयन करते हैं तो केवल हम देखा देखी करते हैं। हमारे साथी यदि कोई विषय ले रहे हैं तो हम ले लेते हैं, या किसी टीचर ने कहा कि ले लो तो हम ले लेते हैं, या हमारे बड़े भाई बहनों ने कहा कि आप ले लीजिए तो हम उस विषय को ले लेते हैं और उसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जबकि हमारे अंदर काबिलियत है या नहीं है इसका परीक्षण किसी भी स्तर पर नहीं होता है। तो होता यह है, जब इंसान 2, 4, 5 साल बाद जब असफल हो जाता है फिर उसको लगता है कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया था, और उसके बाद फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जब किसी भी चीज में वो अपना समय, श्रम, धन बर्बाद कर देता है तो उसके पास फिर पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं होता है और वो आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कहने का विकल्प चुन लेता है। जी, ये तो बच्चों की बात है, बच्चों के माता पिता की बात है। इसी तरह से अगर हम सामान्य जीवन में देखें तो बहुत सारी हमारे आसपास भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। अक्सर ये सुनने में आता है, लगभग डेली सुनने में आता है कि फला महिला ने अपने कमरे में पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली। बिल्कुल। कई बार ये सुनने में आता है कि उसने किसी नदी के पुल पर से कूद करके आत्महत्या कर ली। कुछ ऐसे कारण सामने होते हैं कि अच्छा भला पढ़ा लिखा व्यक्ति था और अचानक से उसने आत्महत्या कर ली है, कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिससे अपने जीवन को खत्म कर लिया। तो इन जो पढ़े लिखे वयस्क लोग हैं, ये तो बच्चों की बात हो गई, बच्चों पर दबाव माना जा सकता है, इस तरह का दबाव हो सकता है पढ़ाई का, परिवार का, स्कूल का, दोस्तों का। लेकिन जो वयस्क होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनका कई सारे ऐसे मामले भी देखने में आए हैं जो बहुत अच्छे करियर में अपनी अच्छी जगह पर थे, स्टैब्लिश थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से खबर आती है सामने के वो अपने कमरे में मृत मिला, उसने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। तो इस तरह के कुछ कारणों में क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हो क्या रहा है, हमारा समाज हमें केवल सफल होने के लिए तैयार कर रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं केवल सफल हूं, लेकिन सिक्के के दो पहलू हैं। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है वो हमेशा, हर समय, हर चीज में सफल हो जाएगा, ये संभावना 50% है जी। आधे मतलब 50% लोग असफल भी होंगे। तो होता क्या है कि हमारा जो समाज है या हमारा परिवार है, हमारे जीवन साथी हैं, तब तक तो उन्हें अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति सफल हो रहा होता है, लेकिन जब वो असफल होना शुरू होता है तो अंदर से भी हेजिटेशन शुरू हो जाता है उसके अंदर, और समाज वाले लोग भी उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं उसकी असफलता की। तो
हम उसको चूंकि सफल होने के लिए तैयार करते हैं, असफलता की उसको ट्रेनिंग किसी भी स्तर पर देते ही नहीं है, क्योंकि हर समय उससे यही अपेक्षा करते हैं कि केवल तुम्हें सफल होना है, तुम्हें केवल टॉप करना है, तुम्हें केवल ऐसा करना है। तो जब वो असफल होता है फिर उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं मिलता। दरअसल पहले हम देखें तो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे और परिवार में एक दो लोग कमाते थे, बाकी सारे लोग उस पर आश्रित रहते थे और परिवार बढ़िया हंसी खुशी चलता रहता था। अब जबकि पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के लिए समय नहीं है, एक दूसरे के लिए समय नहीं है। सोशल मीडिया कहें या मोबाइल फोन कहें, इसने हमारे जीवन को इस तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, अपने काबू में ले लिया है कि जब हम घर पे आते भी हैं तो हम बस केवल मोबाइल में खोए रहते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे पास सामने वाले की भावनाओं को सुनने का कोई अवसर नहीं है, और यदि वो सुनाना भी चाहता है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। पहले घर में बड़े जो बुजुर्ग होते थे उनका काम ये होता था कि कोई भी समस्या आई है तो तुरंत वो एकदम से लाइट में आ जाते थे और पूरी चीज को हैंडल करते थे, समझाते थे, सिखाते थे। यदि डांटना फटकारना होता था तो वो भी करते थे। लेकिन अब यदि कोई भी असफलता आती है तो सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में भी कहना चाहूंगा कि हमारे शासकीय तंत्र में भी साइकेट्रिस्ट की यदि हम संख्या देखें तो मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि 1 लाख के ऊपर 0.75 साइकेट्रिस्ट हैं। मतलब टोटल 9,000 भारत में साइकेट्रिस्ट हैं। पिछले 2-3 साल पुराना आंकड़ा है ये। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कोई रास्ता ही नहीं है कि वो आकर के अपनी बात को सुनाए। जब कोई सुनता नहीं है तो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अच्छा, एक चीज और मैं धर्मेंद्र जी बताना चाहूंगा, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचता है तो एक कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। मतलब आने वाली घटनाएं अपना एक पूर्वाभास देने लगती हैं, लेकिन हम लोग उस पूर्वाभास को पकड़ नहीं पाते हैं। घर के लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं, या तो उसको मजाक में ले लेते हैं, हंसी में ले लेते हैं, या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और परिणाम बहुत दुखद होता है। ये इस तरह की जो आपने बताया पूर्वाभास जिस तरह हो जाता है, तो इस तरह के जो पूर्वाभास हैं, किस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं लोगों में, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम पहचान पाएं कि ये व्यक्ति एकाकी हो रहा है और इसमें ये अवसाद में जा रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है? तो ऐसे कुछ लक्षण आप बता सकें लोगों को। देखिए, सबसे आसान से जो लक्षण मुझे समझ में आए हैं लोगों से मिलने से और पढ़ने से, कि यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो एक लक्षण है, क्योंकि नींद नहीं आना मतलब वो व्यक्ति डिप्रेशन में, अवसाद की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नींद में ग्रस्त रहता, आलसी होकर के पड़ा रहता है तो भी एक लक्षण है। यदि उसको भूख कम लगती है या उसको ज्यादा भूख लगती है, यदि वो अकेले की तरफ रहता है, समाज में घुलता मिलता नहीं है, लोगों से विचार विमर्श बातचीत नहीं करता है, अंधेरे की तरफ बढ़ता है, दुखद गाने सुनता है, दुखद सीरियल्स देखता है या दुखद फिल्में देखता है, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं कि इसके ऊपर अब हमें विचार करना चाहिए। या वो हर बार आत्महत्या के बारे में ही बात करता है, उससे जुड़ी हुई घटनाएं पढ़ता है, उससे जुड़े हुए समाचारों में रुचि लेता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो नए नए तरीके जब उसको ढूंढता रहता है। और एक चीज और है, यदि कोई व्यक्ति ने कभी कोई प्रयास किया है तो वो भी अपने दिमाग में रहना चाहिए कि यदि एक आदमी एक बार कोशिश कर चुका है तो अब वो अपने उसमें रहना चाहिए, एक मतलब बिल्कुल रेड सिग्नल में रहना चाहिए कि एक व्यक्ति ने जब यदि कोई कोशिश की है तो भविष्य में ऐसा कर सकता है। तो वो भी एक मतलब सिग्नल है जो हमें पकड़ के चलना चाहिए। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, अवसाद से बचाव के लिए या जो हमारे आसपास जो घटित हो रहा है इससे बचाव के लिए, इसमें आध्यात्मिक स्तर कहाँ तक मजबूती से साथ दे सकता है? बिल्कुल, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर धर्म में आध्यात्मिकता है, और आध्यात्मिकता ही भारत को या दुनिया को इस जो मनोविकार है उससे बचा सकती है। दरअसल पुराने समय में हम लोग याद करें, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 साल पहले की पीछे जाएं अपने बुजुर्ग लोग, हमारे घरों में प्रत्येक दिन शाम को रामचरितमानस या गीता या किसी और धार्मिक ग्रंथ का
पाठ होता था और हम लोग सुनते थे। आज भी हमारे घरों में आप देखिए शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे दोनों टाइम पूजा का विधान है। और बच्चे हों या बड़े हों, बिना मंदिर में जाए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो दरअसल ये मंदिर में जाने से हम ये सोच के जाते हैं कि भगवान, हम तुम्हें ये सब चीजें सौंप करके जा रहे हैं, अब तुम्हारे हाथ में जो भी निर्णय है वो हमें स्वीकार है। तो जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास है हम उतने में संतुष्ट हैं, संतुष्टि का भाव हमारे अंदर रहता है। और यदि कुछ अच्छा हुआ तो भी तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो हम कहते थे, तो वो सबसे बड़ी आध्यात्मिकता की ही बात है और वहीं से इसका समाधान निकलेगा। जी, ये व्यक्ति की बात हो गई। अब हम चलते हैं परिवार की तरफ। वर्तमान में परिवारों की स्थिति यह है, अधिकतर फैमिलीज न्यूक्लियर हैं। बिल्कुल। और कुछ समय पहले जाएं तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और अब स्थिति यह है कि अगर 4 बेटे हैं किसी पिता के, तो वो चारों बेटे अलग अलग शहर में अलग अलग जगह रहते चले आए। ये जो न्यूक्लियर फैमिली हैं, इनके जो बच्चे घर में बच्चे होते हैं तो वो भी ज्यादातर अकेले हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, खुला जीवन लगभग खत्म हो चुका है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली कैसे संभले कि हम सामाजिक जीवन में और ज्यादा बेहतरी से घुल मिल सकें और आगे बढ़ सकें, जिससे जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा हमारा विस्तार होगा, चरित्र का विस्तार होगा, मानसिक विस्तार होगा, और कहीं ना कहीं शरीर पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो ये इस तक कोई सुझाव ऐसा कि ये न्यूक्लियर फैमिली जो रहे, उन फैमिलीज में जो एकाकीपन जो जा रहा है, अकेले रहने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, वो प्रवृत्ति को दूर किया जा सके। सच कहूं तो अभी भारत में तो न्यूक्लियस फैमिली की अभी शुरुआत हुई है जी, क्योंकि जैसे अमेरिका और दूसरे बड़े देशों की हम बात करें तो वहां पे तो ये स्थिति है कि एक आता है और दूसरा जाता है। हमारे यहाँ तो अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो एक समय का भोजन पति पत्नी और बच्चे साथ में बैठ करके करें। कोई सा भी एक समय चुन सकते हैं, चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। दूसरी बात है कि आपस में जो क्वालिटी टाइम है, सैटरडे संडे हैं, उसको हम अच्छे से बिताएं। तीसरी बात है कि घर में घुसते ही ये नो टेक जोन, मतलब ऐसी जगह आप बना लें कि अब यहाँ जब घर के अंदर में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो हम मोबाइल फोन को नहीं छूएंगे। हम टेलीविज़न देखने की आदत है तो जब हम सब लोग साथ में हैं तो बिल्कुल टाइमिंग सेट करेंगे और अच्छी बातें करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमारे माता पिता घर से दूर रह रहे हैं तो हम लोग एक लॉगबुक मेंटेन करें, जैसे कि गाड़ी की लॉगबुक मेंटेन करते हैं, कि ऐसे ही एक रिलेशन की लॉगबुक मेंटेन करें और उसमें ये लिखें कि हमने माताजी से कब से बात नहीं करी, पिताजी से कब से बात नहीं करी। संभव यदि है तो प्रतिदिन बात करें, यदि संभव नहीं है तो कम से कम अल्टरनेट डे 2 दिन 3 दिन में अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने शुभचिंतकों से, अपने मित्रों से बात करने की आदत डालेंगे तो वहां से हमें एक पॉजिटिविटी मिलेगी। और पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, केवल एक नजरिए का फर्क है। यदि आप देखेंगे, यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और यदि आप ये मान लें कि जो हुआ है शायद भगवान ने अच्छे के लिए किया है, बस इतनी सी बात मानने से आपको हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिविटी नजर आने लगेगी। बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, मतलब पति पत्नी जहाँ है, जैसे बेंगलुरु जैसे शहर हैं, पुणे जैसे शहर हैं, अब तो हमारे ग्वालियर हो गया है। बिल्कुल। इवन जो हमारे आसपास के छोटे शहर हैं, शिवपुरी, मुरैना, या इन शहरों में भी पति पत्नी कहीं रह रहे हैं और दोनों ऑफिशियल्स हैं, वर्किंग में हैं, 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे का दोनों जने काम कर रहे हैं। सुबह पति पत्नी दोनों काम पर निकल करके जाते हैं और शाम को जब काम से वापस आते हैं तो बहुत सारा मानसिक तनाव साथ लेकर के लौटते हैं घर में। ये तनाव घर में आने के बाद कई सारी मुश्किलें पैदा करता है। बिल्कुल। तो ऐसे तनाव से कैसे बचें, जिससे कि परिणाम जब आता है, तनाव का परिणाम कहीं ना कहीं जिस प्रवृत्ति की हम बात करते हैं वहीं पे जाता है, वहीं पहुंचता है। तो उसका क्या बचाव हो सकता है? दरअसल जब भी पति पत्नी या किन्हीं भी 2 रिश्ते के बीच में हम बात करें, यदि आपस में खुलापन है जी, तो तनाव नहीं आता है। जब भी ऐसी कोई बात हुई है, चाहे ऑफिस में हुई हो, घर में हुई हो, परिवार, रिश्ते, कहीं से भी हुई है, तो जो भी मैटर है
उसको आप एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। अकेले घुट घुट करके ना जिएं, बल्कि उसको शेयर करें, अपने माँ बाप से शेयर करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने, क्योंकि हर आदमी के पास एक क्लोज सर्किल होता है, एक मतलब फ्रेंड सर्किल जैसे हम कहें, जो स्यूडो नहीं होता। जैसे हम कहें फेसबुक फ्रेंड्स हैं, वो किसी मतलब के नहीं है, लेकिन जो आपके क्लोज सर्किल है, जो आपको अच्छे से जानते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, यदि हम उन सब के सामने खुले रूप से कोई भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे समाधान मिलेंगे और सही समाधान मिलेंगे, जिससे आपकी तनाव का हल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा धैर्य रखें। ये बात न केवल जो आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले हैं उनके लिए सत्य है, बल्कि जिंदगी में कोई भी तनाव आता है तो यदि आप ये कहते हैं ये दिन भी गुजर जाएंगे, बस इस थीम को यदि आप पकड़ लें तो फिर आपके सारे तनाव एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। ज्यादा ज्यादा 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, बस। अच्छा, सांसारिक जीवन में, जो हमारा सामाजिक जीवन में, सांसारिक जीवन में है, वहाँ एक सरकारी अधिकारी के तौर पे और एक व्यक्ति के तौर पे ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? मैंने जो बीड़ा उठाया था 2010-11 के बाद, तो समाज में मैं सरकारी योजनाओं के माध्यम से तो बहुत सारा काम करता रहता हूँ, लेकिन मेरी रुचि है कि लोगों के जीवन में खुशी लाई जाए, उनका जो अवसाद का स्तर है वो कम किया जाए, और कैसे करके मैं उनको प्रेरित करूं जिससे कि वो सफल हों, उसके लिए मैं प्रयास में लगा रहता हूं। हाल ही में मैंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है शून्य से शिखर की ओर, सेकंड हाफ। मई के अंत तक आपको पढ़ने को मिलेगी। तो वो भी इसी थीम के ऊपर है कि न हो ना निराश करो मन को। तो निराशा से लोगों को कैसे दूर करें, उसमें मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी बहुत हद तक सफलता मुझे नहीं मिली है, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य है और मेरे भविष्य का भी लक्ष्य यही है कि मैं इस काम को और ज़्यादा संजीदगी के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से बड़े स्तर पर करना चाहूँगा। कोई ऐसी घटना जिसने आपके मन को अंदर तक झंझोर दिया हो, या कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो? अब मेरे परिवार में मेरे एक व्यक्तिगत सदस्य ने किन्हीं कारणों से मृत्यु को गले लगा लिया था, तो उसके कारण से मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो इस संबंध में मैं प्रयास करता रहता हूं, और करीब करीब 20-25 लोगों के जीवन में मैंने सार्थक परिवर्तन किया है, और वो जो सोचते थे नेगेटिविटी के बारे में, उस तरफ से हट के वो सकारात्मक जीवन में रुचि उनकी लौटी है। और बाकी प्रेरणात्मक तो बहुत सारी घटनाएं, मैं बहुत सारा साहित्य पढ़ता रहता हूं, और मैं सभी को ये कहूँगा कि अपनी मनपसंद किताबें जरूर पढ़ें, क्योंकि किताबों से ज़्यादा पॉजिटिविटी और कहीं से नहीं आती। जी, तो हम जिस विषय पर बात कर रहे थे बहुत बहुत संवेदनशील विषय है, आत्महत्या जैसा विषय। और ये ज़्यादातर घटनाएं जो होती हैं, इस घटना का एक समय लगभग तय रहता है। जब ज़्यादा ये घटनाएं बढ़ जाती हैं तो ये इन घटनाओं का बढ़ने का समय मुझे लगता है मार्च से लेकर के और जुलाई के बीच में ज़्यादा मौसम का भी प्रभाव है, बिल्कुल आत्महत्याई घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं को लेकर के जो सामने आती हैं चीज़ें, उन पर किस तरह से कई सारी चीज़ें अचानक से घटती हैं, कई सारी चीज़ें धीरे धीरे करके वो एक इकट्ठा होता है गुबार, और वो किसी पंखे पर जा करके वो गुबार लटक जाता है। व्यक्ति नहीं लटकता एक्चुअली, वो गुबार जो उसके अंदर भरा है वो लटकता है और अपने जीवन को वो खत्म कर लेता है। अब उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि इतना अपने जीवन को खत्म करना एक बहुत ज़्यादा सामर्थ्य का काम है। उतनी उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए अंदर से। इतनी स्ट्रेंथ व्यक्ति अगर अपने काम में लगा दे तो वो सब जहां वो चाहता है वहां पहुंचने से उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार इस तरह की स्थितियां बनती हैं, हमारे आसपास अगर कुछ ऐसा दिखता है तो व्यक्ति को समझें और समझने के साथ उसको मोटिवेट करें। अगर उसमें कुछ इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं उसको समझाएं, बताएं, और ये उससे कहें कि हम आपके साथ हैं। आवश्यकता हो तो उसको गले से भी लगाएं, क्योंकि कहा जाता है एक दूसरे के गले लगने से
जो सकारात्मक शक्ति है, सकारात्मक पॉजिटिविटी जो है वो स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है एक दूसरे शरीर में, और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, उसको खुशी मिलती है एक्चुअली। तो अगर आवश्यकता समझें तो उसको गले भी लगाएं, लोगों को बीच ज्यादा से ज्यादा जाएं, ये समझें। जो हम जिम्मेदार लोग हैं समाज के, कम से कम उनको जरूर समझना चाहिए। हम जिस विषय पर बात कर रहे थे उस विषय को लेकर के पिछले 10 से 12 साल से लगातार ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी काम कर रहे हैं। 20 से 25 लोगों का जीवन इन्होंने बचाया है। आज हमारे साथ इस विषय पर बात की। अगले विषय पर हम इनसे दोबारा फिर से बात करेंगे। विषय यही होगा, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तनाव मुक्त जीवन को कैसे जिया जाए। इस विषय पर अगले बिंदु पर हम ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी से बात करेंगे। अगला एक पड़ाव ये भी हो सकता है कि शून्य से शिखर तक, जब इनकी ये किताब आने वाली होगी उस किताब को लेकर के ही बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र त्रिवेदी, द ग्रिप न्यूज से। थैंक यू।